Hi everyone, hope you all are doing good. So, today we will start off with our first update. So, a wonderful update आया है Central Board of Secondary Education के तरफ से. So, you all know it's a prestigious organization under the Ministry of Education, Government of India. और इसकी डेट है 2nd of this month, 2025. So, let's see what are the vacancies here. Now, फर्स्ट वैकेंसी जो यहाँ पे है दैट इज ऑफ द असिस्टेंट सेक्रेटरी. असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है पे लेवल 10 की है, बहुत बढ़िया नौकरी है. इसकी मैक्सिमम एज जो है 35 है. ओके. और यहाँ पे एससी के लिए एक, एसटी नील, ओबीसी एनसीएल 3, ईडब्ल्यूएस 1, अंडर अनरिजर्व 3, टोटल 8, राइट, और पीडब्ल्यूबीडी 1. सो इसकी जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी, इसकी मैक्सिमम एज लिमिट 35 है, विच इज वेरी फ्लेक्सिबल. और पे लेवल 10 की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि पे लेवल 10 इज अ वंडरफुल स्केल. अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं लेवल 10 की बात करता हूं तो बच्चे एक चीज याद रखना, आप चाहे फॉर एग्जांपल एक्स कैटेगरी सिटी में हो, वाई कैटेगरी सिटी में हो, ये आपका प्रोबेबली आई थिंक एक्स कैटेगरी सिटी में आपका ये कम से कम 1 लाख से ज्यादा तो आएगा ही, राइट. 1 लाख से ज्यादा तो आपका आएगा ही. ठीक है, मैं इन हैंड की बात कर रहा हूं. ग्रॉस तो इससे ऊपर है, ग्रॉस तो इससे बहुत ऊपर है, राइट. और अगर जेड कैटेगरी की बात मैं करता हूं तो इन दैट केस या सो वाई में शायद शायद ये 90,000 होगा आफ्टर डिडक्शंस. ठीक है. और अगर जेड कैटेगरी करूं कहूं तो शायद 90 से थोड़ा कम आप विथड्रॉ कर सकते हैं इन हैंड. और अगर मैं ग्रॉस की बात करूं तो एक्स कैटेगरी और वाई कैटेगरी में ये तो 1 लाख से ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है. और ये तो सिर्फ है 7 CPC के अनुसार. अगर मैं बात करूं एज पर दी एस्पेक्ट ऑफ से 8 CPC तो वहां पे ये बहुत बढ़ेगा. ठीक है. अगर मैं 8 CPC की बात करूं तो ये बहुत बढ़ेगा, राइट. ओके. नाउ कमिंग ऑन टू द डिफरेंट पोस्ट. ठीक है. तो अगर हम नोटिस करें, सेकेंड वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स, वो भी पे लेवल 10 का है, राइट. सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड. और यहां पे मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है 30, राइट. सो अनलाइक द फर्स्ट वन इट इज 30, राइट. चलिए तीसरा देखते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग. दिस इज ऑल्सो पे लेवल 10. ठीक है. और इसका मैक्सिमम एज लिमिट है 30. उसके बाद आया, अच्छा ये सारे जो है ना ये ग्रुप ए पोस्ट है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सारे ग्रुप ए पोस्ट है. फिर आ गया असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन की, ये भी पे लेवल 10 है और मैक्सिमम एज लिमिट 30 है, राइट. देन वी हैव अकाउंट्स ऑफिसर, वो भी पे लेवल 10 का है और इसका एज लिमिट 35 है, जस्ट लाइक द फर्स्ट वन. ठीक है. तो ग्रुप ए में सिर्फ फर्स्ट और ये लास्ट वाला जो दिया गया अकाउंट्स ऑफिसर, इसी का मैक्सिमम एज लिमिट 35 है, बाकी सब 30 है. ठीक है. रिलैक्सेशन तो है ही, जो एक अलग प्रोविजन है वो तो रिजर्वेशन का है ही. ठीक है. अभी हम लोग चलते हैं ग्रुप बी में, राइट. ग्रुप बी में हम लोग देखेंगे, फर्स्ट है सुपरिटेंडेंट पे लेवल 6, ये भी बढ़िया है और इसका एज लिमिट है 30, राइट. जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर पे लेवल 6, इसकी भी एज लिमिट है 30, राइट. जूनियर अकाउंटेंट पे लेवल 2, इसकी एज लिमिट है 27, ये ग्रुप सी का है. और जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2, इसका भी मैक्सिमम एज लिमिट है 27, राइट. सो ग्रुप ए बी सी यहां पे दिया हुआ है, यू कैन चेक इट आउट. ऑलराइट. अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ पोस्ट या मार्क्स अंडर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज आर एज अंडर, सो ये आप देख सकते हैं, यहां पे सारा दिया हुआ है. नेशनलिटी ओनली इंडियंस कैन फिल अप दिस पर्टिकुलर फॉर्म. ओके. अगर मैं बात करता हूं ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो ये 2 दिसंबर 2025 से 22 दिसंबर 2025 तक ये अवेलेबल होगा. अच्छा, लास्ट डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये होगा 22 दिसंबर 2025
अप टू 11:59 PM, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फी भी सेम डेट का है और सेम टाइम का है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये जो ड्यूरेशन है, स्पैन है, वो सेम है फॉर सबमिशन of online application as well as submission of fee. So don't be late and apply the form as fast as possible. ठीक है? Okay. Now यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि in case due to administrative reason the last date of the application has to be extended, the crucial date for determining the eligibility shall remain same, that is 22nd December 2025. Please take note of it. Okay. रिजर्वेशन की यहाँ पे दी गई है सारा का सारा डिटेल्स। सो रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC एनसीएल सेंटर लिस्ट और EWS और PWBD और ASF will be applicable as per Government of India rules and guidelines. Notification and amendments from time to time. Okay, all right. अब चलते हैं एक सर्विसमैन की यहाँ पे, तो एक सर्विसमैन की भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है, सो यू कैन चेक इट आउट। Then we come on to the reservation for persons with benchmark disabilities, इसका भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। So normally जो बाकी जगहों पे रहता है यहाँ पे भी सेम चीज है। Okay, now coming to relaxation in the upper age limit, right? So अगर upper age limit की मैं बात करूं तो SC ST के लिए यहाँ पे दिया गया है 5 साल। मान लो जहां पे आपकी अपर एज लिमिट फॉर जनरल कैंडिडेट 35 है, तो यहाँ पे SC ST के लिए वो 40 बन जाएगा। अगर OBC के लिए 3 इयर्स है, तो अगर वो 35 मैक्सिमम एज था, वो 38 बन जाएगा। ठीक है। PWBD अनरिजर्व इंक्लूडिंग वुमेन 10 साल। ठीक है। PWBD OBC NCL सेंट्रल लिस्ट इंक्लूडिंग वुमेन 13 साल। PWBD SC ST इंक्लूडिंग वुमेन दैट इज 15 इयर्स। ओके। एंड फॉर एक सर्विसमैन ग्रुप ए में 5 इयर्स की यहाँ पे प्रोविजन है। ग्रुप बी एंड सी पोस्ट के लिए भी यहाँ पे प्रोविजन है। ओके। नाउ another important thing to note for women, right? You have relaxation of 10 years. चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, यदि आप वुमन है तो आपको 10 years की यहां पे छूट मिलेगी, राइट? ओके। फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो उनके डिपार्टमेंट में काम करते हैं, देयर इज नो बार फॉर देम, राइट? सो इट्स अ गुड थिंग, नो बार फॉर द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स। लेकिन उसमें एक कैविएट है, दैट इज उस बोर्ड की जो रेगुलर एम्प्लॉइज है उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल होगी, राइट? ऑल राइट सर, मैक्सिमम एज कहां तक हम लोग गिने? सो मैक्सिमम एज शैल बी रिकॉर्ड एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज 22nd of December 2025। ये होगी आपकी डेडलाइन। ऑल राइट। और एक चीज है, कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ as recorded in the class 10th matriculation, secondary examination certificate or mark sheet of matriculation standard or equivalent issued by central or state board shall only be valid। तो जो आपका क्लास 10 का मार्कशीट में दिया हुआ है वही वाला कंसिडर किया जाएगा। ऑलराइट। अगर मैं रिक्रूटमेंट रूल्स की बात करता हूं तो यहां पे देखिए, असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए यहां पे एसेंशियल क्या दिया गया है? बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, राइट? एज लिमिट 35 इयर्स है। और यहाँ पे तीन फेजेस होंगे। फर्स्ट फेज है टीयर 1, MCQ बेस्ड होगी प्रीलिम्स की तरफ से। टीयर 2 होगी ऑब्जेक्टिव टाइप, OMR बेस्ड एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप फॉर रिटन मेन एग्जामिनेशन, और लास्ट में इंटरव्यू। ऑलराइट। सो आप किसी भी एरिया में अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। BA BSc BCom एनी ग्रेजुएट कैन डू इट। ओके। ऑलराइट। देन वी हैव द प्रोविजन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर। तो इसके लिए एसेंशियल क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद प्रोविजन ऑफ एप्लीकेबल कंसेशन टू द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। आप किसी भी एरिया में पोस्ट ग्रेजुएट हो, ठीक है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं कहूं कि सर किसी भी फील्ड का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, अगर मान लो आप MA हो, ठीक है, अगर मान लो आप MSc हो, ठीक है, अगर मान लो आप MCom हो, तो आप इसके लिए अप्लाई जो है कर सकते हो। ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टूड? अगर आप किसी भी फील्ड में, अगर आप PG, जब तक आपके पास है PG डिग्री, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट? ओके। Then we come on to another aspect of desirability। अब भैया बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये डिजायरेबल जो है क्या ये कंपलसरी है?
नहीं। अच्छा, और एक चीज मैं बता देता हूं, ये जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होगा ना, यहां पे 55% मार्क्स जो है आपको कैरी करना होगा। देखिए, असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए जो है बैचलर्स डिग्री में ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, आप किसी भी परसेंटेज में आप पास करो तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। बट इन केस ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स और ट्रेनिंग और स्किल एजुकेशन में यहां पे आपको 55% मार्क्स कैरी करने की जरूरत है, और इक्विवेलेंट ग्रेड इसका भी प्रोविजन है, राइट। और अगर मैं डिजायरेबिलिटी का यहां पे बात करूं, तो बीएड या एमएड और इक्विवेलेंट, इट्स अ वंडरफुल थिंग कि इक्विवेलेंसी का भी यहां पे प्रोविजन क्रिएट किया गया है कि बहुत ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनकी इक्विवेलेंस होती है, ठीक है, तो वो भी अगर आपके पास होगा तो वो भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, एज लॉन्ग एज इट्स फ्रॉम अ प्रॉपर यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर आपके पास नेट है या स्लेट है, अगर आपके पास नेट है लाइक विथ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तब भी ये माना जाएगा। डॉक्टरेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, आप किसी भी एरिया में आप पीएचडी हो, ये डिजायरेबिलिटी का सेक्शन में आ जाएगा, राइट, किसी भी एरिया में हो, और एज लिमिट 30 ईयर्स। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि ये डिजायरेबिलिटी जो है ना, ये कंपलसरी नहीं है बच्चे। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपके पास ये एसेंशियल जो है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं, राइट। ओके, देन वी कम ऑन टू द स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट। सेम चीज है, टियर 1 है, टियर 2 है, टियर 3 है, लाइक वी हैव द अदर वन, दिस केस ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरी, जिसमें जो एग्जीक्यूशन होगी उसी तरीके से यहां पर भी चीजों को मेंटेन किया जाएगा। अब आता हूं अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। तो अकाउंट्स ऑफिसर के लिए यहां पे दिया गया एसेंशियल बैचलर्स डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। अगर ये सब्जेक्ट्स आपकी करिकुलम में था तो आप आंख बंद करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट बच्चे। और इसमें और भी दिया गया है कि बैचलर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एंड हैविंग एसएएस और जेओसी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी अकाउंट or audit service department of the central or state government, or postgraduate of a recognized university institution with economics and commerce or accounts or finance, business studies, cost accounting as one of the subjects। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रोविजंस है, जैसे कि आपने एमकॉम किया हो, राइट, आपने एमबीए फाइनेंस किया हो, राइट, आपने फॉर एग्जांपल आपने सपोज आपने फाइनेंस में कुछ अपने पीजी डिग्री किया हो, एमएससी इन फाइनेंस किया हो, तो अब इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। और एमबीए फाइनेंस का तो यहाँ पे प्रोविजन है ही। और अगर आप सीए हो या आप सीए में हो, जो पहले आईसीडब्ल्यू था, लाइक कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, तो तब भी आप एलिजिबल हो, राइट। यहां पर भी बच्चे देखो, यहां पे डिजायरेबल की एक प्रोविजन दी गई है कि एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स कंपाइलेशन, बजट, इंटरनल ऑडिट एंड कमर्शियल ऑडिटिंग अकाउंटिंग, और एंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, फंड मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटीज। लेकिन ये डिजायरेबल है बच्चे, ये डिजायरेबल है, ये कंपलसरी नहीं है। सो ये कंपलसरी जो है ये नहीं है, सो डोंट थिंक अबाउट इट। अगर आपके पास है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास ये तीनों में से एक है, ये चारों में से एक है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पे एज लिमिट 35 ईयर्स है, राइट। ओके, देन वी कम ऑन टू द ग्रुप बी पोस्ट, सुपरिटेंडेंट, राइट। सो सुपरिटेंडेंट के लिए बैचलर्स डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, और इसके लिए वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज विंडोज, एमएस ऑफिस, हैंडलिंग ऑफ लार्ज डेटाबेस, इंटरनेट, ये आपके पास होना चाहिए। नहीं, कहीं पर कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, बट आपके पास एक साउंड नॉलेज होना चाहिए इस विषय पर, ठीक है। ये थोड़ा आपको मेहनत करके थोड़ा आपको इस नॉलेज को थोड़ा अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको अप्लाई करना है तो। और इसकी एज लिमिट 30 है, और इसकी स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट टियर 1 और टियर 2 है। एमसीक्यू बेस्ड प्रीलिम्स होगी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव रिटन एग्जामिनेशन होगा। और इसके साथ ये थोड़ा नोट कर लेना, इसके साथ जो है एक टाइपिंग स्पीड की टेस्ट होगी, जहां पे 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, ये आपको प्रूफ करना होगा, राइट। ओके, अब आ जाते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के ऊपर, जो कि ग्रुप बी है। तो इसमें देखिए काफी सारे यहां पे ऑप्शंस दी गई है, ठीक है। तो इसमें जो मूल विषय है कि हिंदी और इंग्लिश का एग्जिस्टेंस आपकी डिग्रीज में रहना होगा, स्पेशली इन केस ऑफ मास्टर डिग्रीज, यहां पे आपको वो शो करना होगा। और
इसके साथ एक रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 3 years एक्सपीरियंस इन of translation work from Hindi or English and vice versa in a central or state government including government of India undertaking. तो ये इसमें से एक भी चलेगा ये आपकी एप्लीकेशन के लिए, और इसके साथ ये कंपलसरी है, ठीक है। ये जो है ना कंपलसरी, ये लास्ट वाला पॉइंट, ये ऑप्शनल नहीं कंपलसरी है, एंड वाला, ये थोड़ा नोट कर लेना। ओके, इसमें भी स्टेजेस ऑफ रिक्वायरमेंट क्या होगी, टीयर 1 टीयर 2 होगी, एमसीक्यू बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, जूनियर अकाउंटेंट ग्रुप सी, इसके लिए भी देखिए एसेंशियल दिया गया है, 12th क्लास में होगा। अगर कोई 12th क्लास क्वालिफाई किया है, अलॉन्ग विद अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, एंड इसके साथ एक टाइपिंग स्पीड होगा इंग्लिश या तो हिंदी में, और इसकी एज लिमिट है 27। इसकी चेंज ऑफ रिक्वायरमेंट है टीयर 1 टीयर 2, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप, रिटन मेन एग्जामिनेशन, एंड इसके साथ भी एक जो है आपका टाइपिंग स्पीड का टेस्ट लिया जाएगा। ऑलराइट, ओके, देन वी कम ऑन टू जूनियर असिस्टेंट, जो कि ग्रुप सी का है। उसके लिए एसेंशियल है 12th क्लास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, इसमें टाइपिंग स्पीड चाहिए, एज लिमिट 27 है, स्टेजेस ऑफ रिक्वायरमेंट टीयर 1 टीयर 2 है, एमसीक्यू है और डिस्क्रिप्टिव है रिटन में, एंड इसके साथ टाइपिंग टेस्ट भी किया जाएगा। ऑलराइट, यहां पे देखिए रिलैक्सेशन का यहां पे दिया गया है कि रिलैक्सेशन 5% में बी अलाउड इन दी बैचलर एज वेल एज दी मास्टर्स लेवल फॉर सर्टेन कैंडिडेट्स। यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है, वंस यू फिल अप द फॉर्म यू विल गेट ऑल द डिटेल्स हियर। ओके, चलिए आते हैं एग्जामिनेशन फी पे। एग्जामिनेशन फी कॉन्सिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, एक एप्लीकेशन फी है, एक प्रोसेसिंग फी है, राइट। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक सर्विसमैन वुमेन, उनके लिए है टोटल 250 रुपए। ओके, 250 फीस है। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, उनके लिए है 1750। ओके, 1750, और जो बोर्ड्स के रेगुलर एम्प्लॉय है उनके लिए नील है, उनके लिए 0 है, उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगा। ओके, सो 3 कैटेगरी है, 250, 1750 एंड 0, राइट। ओके, नाउ वी कम ऑन टू दी मोड ऑफ पेमेंट। आई थिंक ये ऑनलाइन ही होगा, राइट, यस ऑनलाइन ही है यहाँ पे। ओके, अगर मैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो देखिए यहां पे असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए जो यहाँ पे टीयर 1 टीयर 2 की जो सिलेबस है यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है। सो करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, अरिथमेटिक, जनरल हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ये सारा दिया हुआ है यहाँ पे। टीयर 2 में जो है करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉन्सेप्ट, इश्यूज एंड डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये सब दिया हुआ है। सी में है फाइनल मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस और इन टायर 2 एंड इंटरव्यू, ठीक है। तो टायर 1 शायद कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो शायद क्वालिफाइंग है, लेकिन फाइनल मेरिट जो है वो डिपेंड करेगा आपकी टायर 2 और इंटरव्यू का बेसिस में। ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन, इसके लिए देखिए ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस है। एमसीक्यू पैटर्न में होगा, वही करंट अफेयर्स, रीजनिंग, अरिथमेटिक, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। टीयर 2 में है करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनईपी, एनसीएफ, एजुकेशन सिस्टम्स, ये सबको लेके क्वेश्चंस होगी। और इसकी भी इंटरव्यू में जो परफॉर्मेंस होगी आपके टीयर 2 इंटरव्यू में, वही काउंट किया जाएगा। अगर मैं अकाउंट्स ऑफिसर की बात करूं तो यहाँ पे भी देखिए करंट अफेयर्स, रीजनिंग, अरिथमेटिक, जनरल इंग्लिश, ये सब है, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है, टीयर 2 में है। यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन शायद मोर पूछा जाएगा, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इन सब से क्वेश्चन आएगा। फिर देख लीजिए आप यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स का भी प्रोविजन है, पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल गवर्नेंस, एथिक्स, इंटीग्रिटी, ऐसे राइटिंग, ये सब है। इंटरव्यू फाइनल मेरिट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ टायर 2 एंड इंटरव्यू, राइट। सुपरिटेंडेंट के लिए आ जाते हैं, देयर विल बी 2 tier एग्जामिनेशन फॉर बाय स्किल टेस्ट। ओके, यहाँ पर भी देखिए टीयर 1 ऑलमोस्ट प्लस माइनस सेम है सभी के लिए। टीयर 2 में यहाँ पे करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, या बाकी जनरल स्टडीज के जो पोर्शंस है यहाँ पे आएंगे। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए भी देखिए ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, ये सारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जूनियर अकाउंट के लिए टीयर 1 ऑलमोस्ट सेम है, टीयर 2 में जो है थोड़ी टेक्निकल क्वेश्चन पूछी जाएगी, अकाउंट्स, ऑडिटिंग,
ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब एरियाज में थोड़ी आपसे क्वेश्चन पूछी जाएंगी। ओके, ऑलराइट। जूनियर असिस्टेंट, इसके लिए देखिए करंट अफेयर्स टीयर 1 ऑलमोस्ट सेम है, डिस्क्रिप्टिव रिटन एग्जामिनेशन ये भी ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है बाकी उसके साथ। ओके, देखिए ये इंपॉर्टेंट नोट यहां पर दिया हुआ है कि बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी इन लेवल एंड सिलेबस अक्रॉस वेरियस पोस्ट्स, सर्टेन पोस्ट्स हैव बीन ग्रुप्ड और bunching together solely for the purpose of conducting the tier 1 examination। क्योंकि मैं कह रहा था ना कि कुछ टीयर 1 की जो सिलेबस है वो लाइक सेम है कुछ कुछ पोस्ट के लिए, तो इसीलिए शायद शायद वो लोग बंच करेगा। चलिए देखते हैं। अ पर्टिकुलर कैंडिडेट अप्लाइड फॉर मल्टीपल पोस्ट शैल बी अपीयरिंग इन सिंगल टेस्ट इन टीयर 1 बंच वाइज, करेक्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एप्लीकेंट्स फॉर पोस्ट 1 to 5 and 7 will appear for a single tier 1 test. Similarly, applicants for post codes 8 to 9 will also appear for a single tier 1 test. Due to its distinct nature of level and syllabus, post code 6 to 5 will have a separate tier 1 test। हाँ, post code 6 to 5 का थोड़ा distinct nature है, इसलिए उसका जो tier 1 थोड़ा different होगी। Okay, all right, please note candidates must submit separate applications for each post। हर एक पोस्ट के लिए सेपरेट एप्लीकेशन आपको भेजना पड़ेगा if you want to they wish to apply for, only then the score obtained in the single tier 1 test can be considered for all the relevant applied posts। so अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हर पोस्ट के लिए आप सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट कीजिएगा। ये गलती ना करें कि भाई मैंने एक ही पोस्ट के लिए सबमिट कर दिया और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सारे के सारे पोस्ट मुझे बुला ले, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऑलराइट, ये जो बंचिंग मेथोडोलॉजी है ना जो टीयर 1 के लिए मैंने मेंशन किया था वो टीयर 2 के लिए डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट डायरेक्टर, उसमें थोड़ा अलग है। ओके, फॉर दिस पोस्ट दैट इज पोस्ट कोड 2 to 4 a single tier 2 test will be conducted as the level and syllabus remain same in tier 2 as well। ओके, एक चीज याद रखिएगा, कैंडिडेट्स whose candidature have been rejected against advertisement number CBSE देखिए वो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, dated 8/3/2024 due to submission of multiple application forms may not be included in the upcoming DRQ 2026। ओके, इसमें और भी दिया हुआ है कि फॉर डिजाइन एंड मास कम्युनिकेशन बट ड्यू टू वेरी लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ दिस टू सब्जेक्ट्स वाज कैंसिल्ड। तो ये वाला एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट में जो किया था वो शायद कैंसिल होगा, बट आई थिंक and fees was given to these candidates to them may be included in the upcoming DRQ 2026। however these categories of candidates may are required to pay the prescribed fees, ठीक है। okay, choice of medium of question paper or exam papers। now see medium of examination will be bilingual, हिंदी में भी ऑप्शन रहेगा, इंग्लिश में भी ऑप्शन रहेगा, एक्सेप्ट फॉर हिंदी एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन तो एज इट इज रहेगा, राइट। सो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ नॉलेज फॉर एग्जामिनेशन क्या होगा, देखिए असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए ग्रेजुएशन है, टीयर 1 में, टीयर 2 में भी ग्रेजुएशन है। असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स के लिए ग्रेजुएशन, टीयर 2 में पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। सिमिलरली इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है। असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट डायरेक्टर्स की एजुकेशन के लिए ग्रेजुएशन टीयर 1 में और टीयर 2 में पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब असिस्टेंट सेक्रेटरी को छोड़ के बाकी तीनों जो ग्रुप ए पोस्ट है इसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन का है। और अकाउंट्स ऑफिसर में भी टीयर 1 में ग्रेजुएशन है, टीयर 2 में ग्रेजुएशन है, मतलब ये असिस्टेंट सेक्रेटरी और अकाउंट्स ऑफिसर ऑलमोस्ट सिमिलर है लेवल में अगर मैं बात करूं तो। ओके, सुपरिटेंडेंट की मैं बात करूं तो वो सीनियर सेकेंडरी है, टीयर 1 में और टीयर 2 में ग्रेजुएशन है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में टीयर 1 में ग्रेजुएशन है, टीयर 2 में पोस्ट ग्रेजुएशन है। ओके, ये वाला सिर्फ जेटीओ के लिए जो है ना, जेटीओ तो ग्रुप ए पोस्ट नहीं है, लेकिन जेटीओ के लिए जो है यहाँ पे टीयर 1 में ग्रेजुएशन रखा है और टीयर 2 में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल रखा है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए टीयर 1 में सेकेंडरी और टीयर 2 के लिए सीनियर सेकेंडरी, और जूनियर असिस्टेंट के लिए भी सेम चीज है, सेकेंडरी और असिस्टेंट सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी। ओके, नाउ अगर मैं बात करता हूं कि सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन जो है, देखिए लगभग सारे सिटीज में ये अवेलेबल है, जो भी मेन सिटीज हैं, और जुडिशियन भी हमें मेंशन किया हुआ है, सो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। ओके, मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टायर 1 3 marks shall be awarded for every correct answer and 1 mark shall be deducted for every incorrect answer। ये थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है। Unanswered questions will not be given any marks।
तो जो भी आप आंसर नहीं कर रहे हो उसमें कोई आंसर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. There is only one correct response for each question. So filling up or darken more than any one response in any question which it is wrong. ठीक है, तो इससे नेगेटिव मार्किंग है, ये तो भैया पता चल गया, सीधी सी बात है. ठीक है, और एक बात भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर रीवैल्यूएशन फॉर टीयर 2 एग्जामिनेशन. नो रिक्वेस्ट इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन्ड फॉर व्हाटसोएवर द रीजंस मे बी. रीवैल्यूएशन का कोई यहाँ पे प्रोविजन नहीं है. ऑलराइट, सो बाकी यहाँ पे आई थिंक आप लोग देख सकते हैं, डिटेल्स पूरा दिया हुआ है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, ये बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है. मैं तो कहूंगा कि आप लोग जो है ना इसको अच्छी तरह से सीरियसली लें और इसकी जो तैयारी है वो अच्छे से करिए और इसको क्रैक कीजिए. देखिए लेवल 10 की, अगर मैं ग्रुप ए की बात करूं तो लेवल 10 की नौकरी है, कोई हंसी मजाक नहीं, बहुत ही प्रेस्टिजियस नौकरी है, अच्छा खासा तनख्वाह है. और इसके बाद अगर HCPC एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद तो मतलब पूरा बल्ले बल्ले हो जाएगा आपके लिए. तो बच्चे, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, प्लीज डू अप्लाई and please do prepare for this particular examination and crack it, right? To get further updates on any job vacancy or any business opportunity or any sort of content related to career development, please do subscribe to my channel and press the like button immediately. Okay, till then, take care and goodbye.